अच्छा, ये जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, इट वाज़ अबाउट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल था। हमने डिस्कस किया था जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में जो एसेंशियल्स हैं वो पढ़े थे कि उसके जो 10 से 12 एसेंशियल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक भी कोई मिसिंग होगा तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बन तो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लेकिन वो वैलिड नहीं होगा, उसकी जो लीगल वैल्यू है वो नहीं होगी। अच्छा, उसमें से एक जो हमने एसेंशियल देखा था वो फ्री कंसेंट था। फ्री कंसेंट को जो हमने डीपली स्टडी किया तो उसमें हमें 5 जो है वो पॉइंटर्स मिले, जिसमें मैंने आपको बताया एक कोअर्जन का पॉइंट था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर एक भी इन पॉइंट्स में से कोई एलिमेंट भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में पाया जाता है तो इसका मतलब है कि आपका कंसेंट फ्री नहीं था। जब कंसेंट फ्री नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है, कैंसल हो जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट उसको जो है वो ऑप्शन दे देती है पार्टी को जो एग्रीव्ड होती है कि आप इसको चाहें तो या इसको रिजेक्ट करें, चाहें तो इसको आप कंटिन्यू करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिवोक ही हो जाता है, यानी कि खत्म ही हो जाता है, कैंसल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक तो बात है। अब हमने जो डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट, दैट वाज़ कोअर्जन। कोअर्जन मैंने आपको बताया था कि प्रेशराइज़ करना दूसरी पार्टी को, और प्रेशराइज़ करना और कंपेल करना कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। उस प्रेशर की वजह से मजबूर होके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। और इसका ये किया इसलिए जाता है कि ऑब्वियसली इसमें एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा होता है और दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा होता है। वो फिज़िकल लॉस भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है, फिज़िकल लॉस भी हो सकता है। तो यानी कि दूसरी पार्टी इज़ एट लॉस बेयर कर रही है, वो किसी किस्म का भी हो सकता है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ये भी एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर ही है, लेकिन इसकी जो डायनामिक्स हैं दे आर डिफरेंट। अब वो क्या है मैं बता देती हूँ आपको। अगर लेमैन लैंग्वेज में सिंपल अल्फाज में मैं आपको इसका मतलब बताऊँ तो ये इसका मतलब है कि आप मेंटल और मोरल प्रेशर एक्सरसाइज करें। यानी कि इसमें 2 पार्टीज़ हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा होती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम बेयर मिनिमम एग्ज़ाम्पल जो सबसे ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, इंडिविजुअल लेवल पे लेके हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम ये बात कर रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में कि 2 पार्टीज़ हैं, उनमें से एक पार्टी जो है उसकी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन है, डोमिनेंट है वो, और वो दूसरी पार्टी जो है वो मतलब वीकर है। वीकर इन अ सेंस कि उसकी जो पोज़ीशन है मेबी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट में टीचर इज़ अ डोमिनेंट पोज़ीशन होती है उसकी। जैसे एक जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है एक जो स्पिरिचुअल एडवाइज़र है, पीर है, उसका जो मुरीद है, मतलब ये एक पीर की जो पोज़ीशन है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। एक पुलिसमैन है और एक उसका जो है वो आर्म इंडिविजुअल है, 2 के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पुलिसमैन की जो पोज़ीशन है दैट इज़ डोमिनेंट। तो इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टीज़ के बीच में हो रहे थे होते हैं जहाँ पे एक पार्टी डोमिनेंट है, दूसरी वीकर है। तो अगर ऐसी एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कोई प्रेशर एक्सरसाइज़ करती है, वो मेंटल हो सकता है उसे प्रेशराइज़ करना, या मॉरली उसको प्रेशराइज़ करती है ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है। ये डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई किया जा सकता है, हो सकता है ये एक्सरसाइज। अब इसकी जो डेफिनेशन है आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 16 सब सेक्शन 1 में ये बताई गई है, वो देख लेते हैं कि वो क्या है। वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है अगर जो रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टीज वो ऐसा हो कि एक पार्टी उनमें से डोमिनेंट हो, और जो दूसरी पार्टी है उस पार्टी जो डोमिनेंट है उसका पर्पस ये है कि अनफेयर एडवांटेज लेना है उसने ओवर द अदर। ये इसकी लीगल डेफिनेशन है एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ली गई है। इसको अब हम ब्रेक करके इसके जो 2 की पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको हम अपने उसमें अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखेंगे। वो देखिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात ये है कि पार्टी की जो पोज़ीशन है वो डोमिनेंट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अनफेयर एडवांटेज लेना उसका पर्पस होना चाहिए। तो पहला पॉइंट पोज़ीशन टू डोमिनेट ये देख लेते हैं। अब देखो ये तो चीज़ समझ में आती है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन की कि 2 पार्टीज़ हैं उनमें से एक की पोज़ीशन जो है वो डोमिनेंट है। कैसे? जैसे देखो मैंने टीचर स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल दी, उसमें टीचर जो है वो डोमिनेंट है। फादर सन के बीच में अगर कोई रिलेशन वो कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन होता है तो फादर की पोज़ीशन डोमिनेंट है। स्पिरिचुअल एडवाइज़र और फॉलोअर के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप होता है तो इसका मतलब है इसमें स्पिरिचुअल एडवाइज़र जो है वो डोमिनेंट पोज़ीशन पे है। तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि मे बी अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्ली बना के कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करने का, या कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी वो फिर एज अ रेफरेंस एज अ आर्ग्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत चांसेस होते हैं इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में। ये ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन ये एक हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक रेमेडी है, एक एरिया है जिसको डिस्कस किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और हमें इससे भी रिलीफ मिल सकता है। तो ये बात है।
जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने पोजीशन टू डोमिनेट है, वो उससे क्या कह रहा है स्पिरिचुअल एडवाइज़र अपने फॉलोअर से कि तुम जो है वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो, इसके बदले तुम्हें अगले जहान में फ़ायदे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो इसका मतलब ये, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी उससे प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज़ लेगा वो रिटन डॉक्यूमेंट में लेगा ना, उसको डॉक्यूमेंट्स में वो ट्रांसफ़र होगी, बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स, और उसके बदले इवन उसको ये इम्प्लाइड बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो तो प्रॉपर अपनी पेपर वर्क करके जो प्रॉपर्टी है वो रिसीव करेगा स्पिरिचुअल एडवाइज़र। तो ये इस किस्म का अगर केस ऐसे वो कर देता है, पहले लेट्स सपोज़ फॉलोअर प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर देता है और बाद में वो उस पे उसको सू करता है और केस जाता है कोर्ट में, तो फिर देखा जाता है सारे मैकेनिक्स को, और ये डिसाइड किया जाता है कि क्या वाक़ई अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज़ हुआ है या नहीं। तो ये इस केस में से जो सिचुएशन आपको बताई स्पिरिचुअल एडवाइज़र वाली, तो इसमें ये एक सिनेरियो है जे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे एक्सरसाइज़ हो सकता है। तो इसी तरह जैसे टीचर स्टूडेंट की एग्जांपल आप देखें कि टीचर जो है क्योंकि उसके कंट्रोल में है ग्रेडिंग और ये सारा सिनेरियो, तो वो अगर वो दूसरे स्टूडेंट को प्रेशराइज करे अपना कोई काम निकलवाने के लिए और उससे कहे कि इससे इसके अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा ग्रेड खराब कर दूंगी, या तुम्हारे साथ मतलब इस एकेडमिक लेवल पे कोई इस किस्म की जो है वो उसके साथ सिचुएशन क्रिएट करता है, तो दैट इज ऑल्सो, अगर वो स्टूडेंट उसका काम कर देने के बाद में ये केस अगर फाइल करता है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की एक एग्जाम्पल में भी शुमार किया जा सकता है। फिर देखो ये वो सिचुएशंस बताई गई हैं जहाँ पे एक पार्टी को आप कैसे समझेंगे कि दो पार्टीज हैं ए और बी, उनमें से एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन पे, ये कैसे पता चलेगा? देखो इसकी उन्होंने एक सिनेरियो बताया हुआ है कि रियल और अपेरेंट अथॉरिटी है। जैसे देखो देख दो पार्टीज मैंने आपको बताई, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड फॉलोअर, तो इसमें अपेरेंटली पता चलता है कि स्पिरिचुअल एडवाइजर की अथॉरिटी ज्यादा है। पुलिसमैन और एक इंडिविजुअल है उसमें कॉमनर है, उसमें पुलिसमैन की अथॉरिटी ज्यादा है। टीचर स्टूडेंट का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कौन डोमिनेंट पोजीशन पे? ऑब्वियसली टीचर। पेरेंट और जो है वो सन है या डॉटर है, तो उनमें पेरेंट की जो पोजीशन है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट पोजीशन हो सकती है। तो ये एग्जांपल है सिंपल सी। इसमें भी देखो जो एग्जांपल दी हुई है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो उसे प्रॉपर्टी ले रहा है 50 लाख की, 5 लाख में ले रहा है, और उसे जो है वो अगर बाद में जाके जो दूसरी पार्टी है जो बी है उसको बाद में अगर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट को की कैंसिलेशन के लिए केस फाइल करता है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेसिस पे उसकी फेवर में अगर वो प्रूव कर जाए तो ये उसकी फेवर में केस जा सकता है। तो ये इसमें बात बताई भी है। फिर दूसरा पॉइंट देखो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का बताया हुआ है। एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि रियल और पेरेंट अथॉरिटी, उसमें तो पता चल ही रहा है कि टीचर स्टूडेंट है, पुलिसमैन है या इंडिविजुअल है, पेरेंट है और सन या डॉटर है, स्पिरिचुअल एडवाइजर है, फॉलोअर है। एक ये सिनेरियो है ना, ये डिफरेंट है। इसमें देखो इस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की जो बेस्ट एग्जांपल होती है ना, वो होती है बैंकर और कस्टमर के बीच में। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बेसिस पे होता है। देखो मैंने अपने पैसे बैंक में रखे हुए हैं, तो मैंने अपने पैसे जब बैंक में रखे हुए हैं तो फाइनेंशियल मैटर्स में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि मैं ट्रस्ट करती हूँ बैंक पे, तो मैंने रखे हुए हैं ना, और ये बैंक की ड्यूटी है कि मेरी जो अकाउंट बैलेंस की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखे। इवन वो मेरे अगर इफ आई एम अ वाइफ तो मेरे हस्बैंड के साथ भी वो शेयर ना करे, इतनी इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की जरूरत होती है, मतलब उन पे जिम्मेदारी होती है बैंकर्स पे कि वो नहीं बता सकते किसी को भी जो है बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, अनलेस कि मैंने किसी को ऑथराइज ना किया हो। तो ये एक तो सिनेरियो है। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बेस पे बना हुआ होता है। तो इस केस में अगर लेट्स सपोज कोई इस किस्म की सिनेरियो होता है जिसमें वो मुझे लेट्स सपोज बैंकर ये इस चीज़ का कहता है, उसको तो मेरे अकाउंट की सारी डिटेल्स पता है ना, तो अगर वो मेरे अकाउंट बैलेंस को देख के मुझे ये इस बात को एक कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करने पे, नॉर्मली ऐसा होता है बैंक्स में, ये मैंने इसलिए एग्जांपल दी क्योंकि ये चीज़ें एक्सरसाइज हो रही होती हैं। आपने शायद विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट एक सुना हो। विंडो ड्रेसिंग में ये होता है कि जैसे देखो एक बैंकर है ना, अगर वो अपने टारगेट सारा साल उन बैंकर्स के टारगेट्स होते हैं कि उन्होंने डिपॉजिट लेके आना है बैंक में, अगर उसने अपने सारा साल टारगेट्स पूरा नहीं किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो ये देखा जाएगा ना कि इसने जो बैंक का जो ब्रांच के डिपॉजिट्स हैं उसने अपना टारगेट मीट किया या नहीं। वो टारगेट मीट करने के लिए बैंक अपने डिपॉजिट्स को दिखाने के लिए वो मुझे अगर ये रिक्वेस्ट कर दे कि आपके तो इतने पैसे हैं या आपके अकाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप मेरे से ये हमारे बैंक से ये वाली प्रोडक्ट परचेज कर लें। अच्छा जब ये ईयर एंड गुजर जाएगा तो आप पैसे वापस वापस निकाल लें अपने। इस किस्म की चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में अगर मुझे बैंकर इन्वॉल्व करता है तो इसका मतलब ये है कि ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके उसने मुझे किया है, क्योंकि मेरी सो सारी सिचुएशन जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके सामने, तो मैं तो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे तो जो माली मामलात हैं वो उसके सामने हैं और उसके ही मतलब डोमेन में है और चल रहे हैं सारे। तो ये मुझे ब्लैकमेल कर किया जाना है, मतलब बताने का ये है कि आसान होता है। तो इसलिए इस किस्म के जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें भी आप अनड्यू इन्फ्लुएंस को ग्राउंड बना के अगले बंदे पे केस फाइल कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं। या जैसे अब ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई, इसमें अब मैंने कर तो दिया उसके कहने पे और मैंने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन बाद में मैं विसल ब्लो कर सकती हूँ या मैं केस फाइल कर सकती हूँ फॉर द सेक ऑफ कंपनसेशन, जुर्माने के लिए, उस पे डैमेजेस क्लेम करने के लिए।
कि मेरी जो है मेरे साथ ये सिचुएशन जो है वो एग्जीक्यूट हुई। आई वाज़न्ट सपोज्ड टू डू इट, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इस ट्रांज़ैक्शन में इन्वॉल्व किया गया। तो अगर ये केस फाइल होता है तो ये ना सिर्फ़ बैंकर के लिए कि करियर के लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है, बल्कि डैमेजेस अगर ये मैं प्रूफ बर्डन तो सारा मेरे ऊपर होगा कि आई हैव टू प्रूव इट। तो अगर मैं प्रूव कर देती हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे डैमेजेस भी मिल जाएँगे, यानी कि कंपनसेशन, मेंटल टॉर्चर जो मैंने फेस किया, और जो बैंकर है उसने मुझे अपनी ड्यूटी, अपनी डोमेन से बाहर निकल के अननेसेसरीली, इल्लीगली, अनलॉफुली मुझे प्रेशराइज़ किया, अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज़ किया। तो उसकी जॉब पे भी फ़र्क पड़ सकता है और वैसे भी उसका करियर भी क्वेश्चनेबल हो सकता है। तो ये सारी की सारी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की एग्ज़ाम्पल है। ये मैंने तो बैंकर और कस्टमर की एग्ज़ाम्पल दी, ये दूसरे सिनेरियोज़ में भी आ सकता है। बेसिक पर्पज़ इसका समझाना था कि ये होता क्या है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब इसमें देखो एग्जांपल, एन इलिटरेट एल्डरली वुमन है, मेड अ डीड ऑफ गिफ्ट ऑफ हर होल प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट दे दी अपनी जो है वो नेफ्यू को। अच्छा, वो नेफ्यू जो थी उसकी स्टेट मैनेज कर रही थी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही थी, और उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसको गिफ्ट कर दी। द डीड वाज कैंसल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो बाद में अगर उसको ख्याल आए और वो मतलब जाके केस फाइल कर दे कि मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके मुझसे ये प्रॉपर्टी ली गई है, तो ये हो सकता है केस फाइल, लेकिन प्रूफ उसने करना होगा, फिर ये उस पे ज़िम्मेदारी होगी। तो देखो जैसे यहाँ पे एल्डरली इलिटरेट एल्डरली वुमन है, उसने जो है वो गिफ्ट की जो डीड थी वो उसको साइन कर दी, सारी प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू को दे दी। अब नेफ्यू क्या कर रही थी, वो उसकी स्टेट यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है मैनेज करी थी। इसी तरह इसको इसमें फिक्स करें आप बैंकर कस्टमर की रिलेशनशिप के, कस्टमर है, उसके सारे के सारे पैसे उसके अकाउंट में मौजूद हैं, और जो उसकी सारी ट्रांज़ैक्शंस को देखा जा रहा है, और जो भी फंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कैश डिपॉज़िट विथड्रॉवल हो रहा है, कंपनी के बिहाफ़ पे कर लो बेशक, तो वो कौन कर रहा है? वो बैंकर कर रहा है उसके बिहाफ़ पे। तो ये हो सकती हैं चीज़ें, ये पॉसिबल है। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे ये प्रिंसिपल एजेंट के बीच में भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे सारी की सारी स्टोरी है। फिर मेंटल कैपेसिटी देखें, ऐसा आपको पता है कि अगर 2 पार्टीज़ हैं, उनमें से एक पार्टी की जो कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी है, वो टेम्परेरीली या परमानेंटली वीक है। उसकी वजह ये हो सकती है, ओल्ड एज हो सकती है, कोई इलनेस हो सकती है। मुझे इस चीज़ की आपका पता है, और स्टिल मैं उसको जो है उससे कोई कंसेंट ले लूँ, उसको पर्सुएड करूँ कि तुम ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जो उसके लिए अनफेवरेबल भी हो, तो ये भी एक एंटी इन्फ्लुएंस का केस है। तो ये डिफरेंट हमने केसेस पढ़े देखें। फिर दूसरा इसमें पॉइंट है अनफेयर एडवांटेज। 2 की पॉइंट्स थे, जिसमें पहले पॉइंट को हमने 3 लेवल्स पे ब्रेक किया। मैंने आपको रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी बताया, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बताया, फिर मैंने मेंटल कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया। अब ये उसकी दूसरी ब्रांच है, वो जो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस को 2 लेग्स में डिवाइड किया। एक मैंने आपको पहले बताई, अब ये अनफेयर एडवांटेज है कि पर्पस इसका क्या है, सारे का सारे एक्टिविटी का, अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रेशराइज़ करने का, मॉरली, मेंटली अपनी पोज़ीशन का फ़ायदा उठाने का मकसद क्या है? कोई बेनिफिट आपने अल्टीमेटली लेना होता है। कोई अनफेयर एडवांटेज आपको चाहिए होता है। अब जैसे देखो, जो उसने 2 पार्टीज़ हैं, उसमें एक ने अब सन है, पेरेंट होगा या कोई टीचर होगा, उसने स्टूडेंट को या पेरेंट होगा, उसने सन को चेक दिया, और उसने पैसे दिए, और उससे जो चेक उसके बदले रिसीव किया। देखो, पैसे उसने उससे ले लिए, या इसमें लेंट का केस है तो पैसे उसको दे दिए, और उसके बदले उस मतलब एक सेफ्टी के लिए उसने उससे चेक ले लिया कि अब मैंने अगर तुम्हें 1 महीने के लिए पैसे दिए हैं, तो मुझे अभी चेक काट के दे दो कि 1 महीने बाद मैं तुम्हारे अकाउंट में वो चेक भेज के अपने पैसे रिकवर कर लूँगा। तो वो चेक जो उसने लिया, उसने उससे ज़्यादा अमाउंट का ले लिया। तो ये बेसिकली पर्पज़ उसका ड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज़ करने का, अनफेयर एडवांटेज लेना है। और अनफेयर एडवांटेज ये था कि उसने ऑब्वियसली जो उसने अमाउंट लेंड की, उससे ज़्यादा उसने रिसीव कर ली। अब टीचर और स्टूडेंट के केस में भी ये हो सकता है कि उसने उसको ग्रेड्स के बारे में, उसकी असाइनमेंट्स के बारे में प्रेशराइज़ किया, और उससे कोई ऐसा काम करा लिया जो उसको उसके टीचर के अपने फ़ायदे का था। ये सेम इज़ द केस विद पुलिस ऑफिसर और जो नॉर्मल कोई इंडिविजुअल है। या स्पिरिचुअल, जैसे वो स्पिरिचुअल एडवाइज़र की हमने एग्ज़ाम्पल देखी, तो उसमें हमने देखा कि उसने उससे प्रॉपर्टी ले ली, और उसे रिटर्न रिटर्न में क्या कहा कि तुम्हें अगले जहान में फ़ायदा होगा। तो ये बेसिकली फ़ायदा तो स्पिरिचुअल एडवाइज़र का हुआ ना, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। तो उसकी क्या गारंटी है कि उसके साथ आगे क्या होता है, वो तो अल्लाह ही जानता है। तो ये बेसिकली इसका पर्पज़, ये सारी चीज़ों को आपका ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसे इन्हें सपोर्ट करता है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं। फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन जाती है जो कि इसमें मतलब कोई 19-20 का फ़र्क हो सकता है, तो उसको कोर्ट फिर या तो प्रेसिडेंट्स को देख के डिसाइड करती है, या फिर अपनी जो जजमेंट देती है उनके एविडेंसेस की बेसिस पे देखा जाता है कि क्या किस सिनेरियो में ये चीज़ फ़ॉल करती है, केस किस सिनेरियो में फ़ॉल करता है। अच्छा, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर तो ये चीज़ प्रूफ हो, मतलब सबसे पहले अब एक केस, एक सिनेरियो, एक ट्रांज़ैक्शन डिसाइड हो गई, और बाद में मुझे ये ख़्याल आया कि ये तो मुझे मतलब नहीं कंटिन्यू करना, बिकॉज़ ये अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज़ हो, या मैं केस लेके कोर्ट के पास जाती हूँ। तो इसमें देखना ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है, किसने इसको अपनी अपनी जो इनोसेंस है उसको प्रूव करना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
अगर तो ऐसी चीज़ बनती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने टीचर स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल दी, ऐसी मतलब ये जो 2 कहते हैं ना बेसिक पिलर जो हैं इसके अनड्यू इन्फ्लुएंस के, एक फॉर एग्ज़ाम्पल डोमिनेंट पोज़ीशन होनी चाहिए और अनफेयर एडवांटेज है। अगर तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एलिमेंट्स उस ट्रांज़ैक्शन में, उस कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, तो फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कोर्ट कहेगा कि डोमिनेंट पर्सन, मतलब जैसे पुलिस ऑफिसर और इंडिविजुअल का केस है और केस इंडिविजुअल फाइल करता है कोर्ट में, तो कोर्ट पहले तो उनका रिलेशनशिप देखेगी कि क्या है, डोमिनेंट और वीकर रिलेशनशिप है। अगर तो ये सिनेरियो प्रिज्यूम करती है कोर्ट के ये वाक़ई ऐसा रिलेशनशिप है, तो फिर कोर्ट पुलिस वाले से कहेगी कि तुम ये सब सबूत लेके आओ और अपनी पोज़ीशन क्लियर करो। लेकिन अगर ये देयर इज़ नो प्रिज़म्पशन, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे 2 स्टूडेंट्स ही हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या 2 सेम लेवल की पार्टीज़ हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो फिर जो प्रिज़म्पशन है ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज़ हुआ है, वो साबित करना होता है उस वीकर पार्टी ने जो ये केस लेके कोर्ट में जा रही होती है। तो ये इसका बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड पॉइंट है। इसका इफ़ेक्ट ये होता है, क्योंकि ये हम हर चीज़ में, हर पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने आपके साथ कॉर्जन में भी बर्डन ऑफ प्रूफ और इफ़ेक्ट डिस्कस किया। ये डिस्कस करना ज़रूरी है पॉइंट, ताकि आपको पता चले कि किसको रिलीफ मिलता है, कौन डिफेंडेंट होता है, कौन प्लेंटिफ है। तो इफ़ेक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का वो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल ये होता है कि अगर मैं एज़ अ वीकर पार्टी कोर्ट में केस लेके जा रही हूँ और मैं ये साबित भी कर देती हूँ, तो मे कोर्ट कोर्ट मुझे इस बात की इजाज़त देती है कि इफ़ आई वांट आई मे कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रिसेंड कर दूँ, कैंसल कर दूँ, रिवोक कर दूँ, इसको मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है? तो ये हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस के मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियो इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने डिस्कस किए। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो हम उस पे बात कर सकते हैं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। बता दो यहाँ तक कोई मसला या इश्यू है तो बताएँ? कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई नो हो? मैम, प्लीज़। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव जी, करते जी, हैं। प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉड। फ्रॉड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लेकिन इसमें इसको डिस्कस करना डिटेल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अगले हम 2 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इनमें बहुत सटल डिफरेंस है। बस मतलब कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड फ़र्क है, ठीक है? फ्रॉड में 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली बात तो एक तो ये तो पता ही होता है कि आपने डिसेप्शन है दूसरे पार्टी पार्टी के साथ। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंटेंशन। आप मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, वो आप सोच समझ के, आपको पता है इंटेंशनली आप मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं, और वो अगर आप मिसस्टेटमेंट इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप वो बता दें अगली पार्टी को, तो ऑप्शन में भी अगली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही ना हो। आपका पर्पस है, इंटेंशन है आपकी कि आपने अगले बंदे को डिसीव करके, धोखा देके उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना है। मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपने इसलिए किया है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर ले, क्योंकि अगर आपने उसे हकीकत बता दी, तो शायद वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो ये बेसिकली इसकी जो लेमैन डेफिनेशन है वो ये है। ये सेक्शन 17 भी कॉन्ट्रैक्ट का यही आपको बताता है कि इसमें जो एक्ट्स आते हैं, अब देखो इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको ब्रेक करते हैं एसेंशियल्स में, फिर वन बाय वन पॉइंट्स को, ज़रूरी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 17 आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने मैं अभी एक्ट्स आपके सामने बयान करूंगी, इनमें से अगर कोई भी किसी तरह का भी एक भी काम अगर वो कोई पार्टी करती है, तो उसका मतलब है उसने दूसरी के साथ फ्रॉड कमिट किया है। अच्छा, अब ये सबसे पहले विद हिज कनाइमेंस, कनाइमेंस का मतलब होता है कि अगर आप कोई ऐसा सीक्रेटली कोई काम कर रहे हैं जिसमें कोई इमोरल एक्ट इन्वॉल्व है, या कोई ऐसा इलीगल एक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन आप उसे सीक्रेटली कर रहे हैं, आप उसे बता नहीं रहे दूसरी पार्टी को खुल के, ठीक है? आप किसी एजेंट के थ्रू अगली पार्टी को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर आप उसे किसी बात पे इंड्यूस कर रहे हैं कि वो आपके साथ एंटर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आपका जो पर्पज़ है अगले बंदे को इंटेंशनली जो है वो धोखा देना है, मिसस्टेटमेंट करनी है फैक्ट्स की, जस्ट फॉर द सेक कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, ठीक है? तो अच्छा, उसमें सबसे पहली जो चीज़ जो एसेंशियल है फ्रॉड की, हमने पहले भी डिस्कस की, फ़ॉल्स स्टेटमेंट। आप इंटेंशनली अगले बंदे को गलत बयानी कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। अगर वो ऐसा हो जाता है, वो एंटर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, इसका मतलब है कि यू आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अब जैसे देखो ये एग्ज़ाम्पल से पता चलेगा। 2 पार्टीज़ हैं, ए और बी है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक वॉच सेल कर रही है, और वॉच में इज़ मेड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान की बनी हुई है। और उसे पता भी है कि पाकिस्तान की बनी हुई है। लेकिन वो दूसरी पार्टी को ये कह के कि ये मेड इन जापान है, वो उसे बेच देता है, और बी जो है वो उसे बाय कर लेता है। तो बाद में अगर बी को पता चलता है, तो वो उस पे फ्रॉड का केस फाइल करेगा, ठीक है? ये बेसिकली सबसे पहली चीज़, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स का छुपाना। अब फैक्ट्स को छुपाया ही क्यों जाता है? वो फैक्ट्स अगर मैंने फैक्ट्स को छुपाया है, क्योंकि अगर वो फैक्ट्स पता चल जाते हैं दूसरी पार्टी को, तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़ीक्यूट ही ना करता। शायद वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो फुलफ़िल ही ना होती। जैसे अभी पिछली एग्ज़ाम्पल में हमने वॉच की एग्ज़ाम्पल देखी, अगर वो ही वाज़ इंटेंडेड टू परचेज़ वॉच जो कि मेड बाय जापान है, और मैं उसे पाकिस्तानी वॉच को जापानी कह के बेच रही हूँ, तो अगर मैं उसे सच बता देती, तो हो सकता है वो घड़ी खरीदता ही नहीं। तो ये बेसिकली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इंटेंशनली की जाती है। अब यहाँ पर भी मटीरियल फैक्ट्स जो हैं वो छुपाए जाते हैं।
जो अगर वो डिस्क्लोज़ कर देता है तो दूसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना करती। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसका मतलब है कि वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। अब जैसे यहाँ की एग्ज़ाम्पल्स इस पॉइंट में जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है उसको आप देखें, 2 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी जो है अपना घर बेच रही है दूसरी पार्टी को। अब उस जो घर है उसकी जो वॉल्स हैं वो क्रैक हैं, सीपेज है, सीलिंग खराब है, कोई भी इस किस्म का क्रैक वॉल्स है, मसला है और वो उसको जो है वो फिल कर देता है या उसको मतलब आर्ज़ी तौर पर उसको क्लियर कर देता है और जो जो हिडन फैक्ट है वो छुपा लेता है कि इसमें ये मसला था और मैंने किया। वो 2-4 महीने बाद वो फिर वो क्रैक्स निकल आएँगे। तो ये उसको पता था और उसने उसे नहीं उस एट द टाइम ऑफ सेलिंग द हाउस उसे नहीं बताया और उस वक़्त बी को भी पता नहीं चला लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हो जाती है, 1-2 महीने में वो सब सामने आ जाता है। तो इस वो भी उस पे अगर केस फाइल कर सकता है तो फ्रॉड का केस होगा। वो जो एक पार्टी जिसने हाउस सेल किया है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड होगी। फिर नॉन परफॉर्मेंस, एक बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है लेकिन उसकी इंटेंशन है कि उसने इसे अपने प्रॉमिस को या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं करना। वो कैसे पता चलेगा कि इस बंदे ने इसकी इंटेंशन क्या थी? अब जैसे मैं हूँ और ब्रदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और मैं उससे कहती हूँ कि मैं तुमसे ये चीज़ें परचेज़ करूँगी और उसके बदले मैं तुम्हें ये गाड़ी परचेज़ करूँगी और मैं तुम्हें उसके बदले 10 लाख रुपए दूँगी, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन हो गया, तय होगी सारी बात। लेकिन मेरे पास तो पैसे देने के लिए उसके पास है ही नहीं, मैं तो अगले महीने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करने वाली हूँ। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने वाली हूँ, कोर्ट के पास जाके रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि मेरे पास मेरे क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे नहीं है तो काइंडली मुझे फैसिलिटेट किया जाए। तो अगर मैंने डिक्लेयर ही करना था इंस्टॉलमेंट तो मैंने अगले बंदे से कमिटमेंट क्यों की, कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया? तो ब्रदर मुझ पे केस फाइल कर सकता है फ्रॉड का कि मैं उसके साथ धोखा हो गया है। ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मैं उससे गाड़ी लेके उसको पेमेंट ही ना करूँ और उसकी गाड़ी फँस जाए, मतलब मेरे कब्ज़े में आ जाए और उसको वापस रिकवरी भी ना मिले। तो ये सारे सिनेरियोज़ हो सकते हैं। नॉन परफॉर्मेंस भी अगर प्रूव हो जाती है या ऐसे कोई एक्ट भी देखने में आता है, तो इसको भी आप फ्रॉड के केस में कंसीडर करेंगे। फिर ये इंटेंशन टू डिसीव, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि पर बंदे की जो इंटेंशन है वो है डिसीव करने की। अब मुझे पता है कि मैंने इंस्टॉलमेंट हो जाना है लेकिन मैं फिर भी अगर ट्रांज़ैक्शन करती हूँ, तो मेरी इसका मतलब है ना कि मेरी इंटेंशन है कि मैं अगले बंदे को धोखा दूँगी। तो ये डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं और उसके थ्रू ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने जनरल बातें की। ये जनरल बातें, ये जो नॉन परफॉर्मेंस है, ये इंटेंशन टू डिसीव है, हमने तो एक एग्ज़ाम्पल लेके यहाँ पे डिस्कस किया। ये कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो सकता है। तो आप उसको मतलब लेकिन ये आपको बेसिकली फ्रॉड के केस में जो सेक्शन हमने डिस्कस किया, उसमें आपको क्राइटेरिया उसने बता दिया कि ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर देखो जैसे ये एक्ट और ओमिशन है। एक्ट और ओमिशन के केस में देयर आर प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट एक्ट्स अंडर व्हिच अ पर्सन मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स टू द अदर पर्सन। ये भी वही बात है बिल्कुल। अगर वो नहीं डिस्क्लोज करेगा, देखो जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उसको बतानी है। और अगर वो नहीं बताता तो इसका मतलब ये है कि वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल अब जैसे इसकी एग्जांपल है कि 2 पार्टीज़ हैं, वही हाउस की ट्रांज़ैक्शन है, उसने उसको 50 लाख में घर बेचना है। अब ट्रांज़ैक्शन डिसाइड होगी, दो बोथ पार्टीज़ आर ओके विद इट, सारे एसेंशियल्स पूरे हैं। अब लेटर ऑन पता चला कि जो हाउस था वो पहले से उस जो पार्टी बेच रही है उसने मॉर्टगेज कराया हुआ है। यानी कि वो पहले से बैंक को पैसे दे रहे हैं और उसने अभी उसकी फुल ओनरशिप में नहीं है। तो ये भी एक फ्रॉड है, उसने पहले से उसको नहीं बताया, तो ये भी एक गिल्टी ऑफ फ्रॉड का वो है एलिमेंट है कि ये फ्रॉड उसने किया, उसमें उसके ज़ुमरे में आएगी ये बात भी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी एक चीज़ आपने छुपानी नहीं है। हर चीज़ को क्लियरली बता देना अगली पार्टी को ताकि वो अपनी मर्ज़ी से ये डिसाइड करे कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं। अगर आप उसको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के थ्रू आप इंटेंशनली ये चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उससे कुछ आप नेसेसरी फैक्ट्स छुपाते हैं या उसे कोई बातें नहीं बताते, तो उसका मतलब ये है कि आप फ्रॉड के उसमें कैटेगरी में फ़ॉल करें, आप एक फ्रॉड का केस हो सकता है। फिर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो साइलेंस एज़ फ्रॉड। साइलेंस एज़ फ्रॉड का मतलब ये होता है कि देखो मुझसे ब्रदर ने पूछा नहीं कि क्या ये आपका जो घर आपका अपना है और मेरा घर तो था मॉर्टगेज और मैं उसे बेच रही हूँ। तो अगर वो ब्रदर ने मुझसे नहीं पूछा और मैंने नहीं बताया तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना कि ब्रदर को पूछना चाहिए था मुझसे। तो ये एक जनरल रूल हो सकता है कि अगर मुझसे कोई पूछा नहीं गया और मैंने नहीं बताया तो उसको फ्रॉड जो है वो नहीं समझा जाएगा। लेकिन उसकी एक्सेप्शन है। जनरल रूल तो ये कहता है ना कि बायर डज़न्ट इंक्वायर अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर बायर ने मुझसे नहीं पूछा और मैं खामोश रही, तो मुझे फ्रॉड क्या क्यों कहा जाएगा क्योंकि मैंने मुझसे तो पूछा ही नहीं गया था, जो मुझसे पूछा गया मैंने बता दिया। इसकी एक्सेप्शन ये है कानून में ही, कानून आपको ये कहता है कि आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी होती है ना, आपकी ड्यूटी है कि आप उसे बताएँ कि भई ये इसमें ये प्रॉब्लम है। अगर मैं ब्रदर ने मुझसे नहीं पूछा कि ये घर मेरा है, तो उसने अज़्यूम किया कि ये घर मेरा है, तो मुझे खुद बता देना चाहिए था कि ये तो जो घर है ये मॉर्टगेज्ड है। इफ यू स्टिल वांट टू बाय देन यू मे। तो ये भी इसमें एक्सेप्शन केस है कि इट इज़ अ ड्यूटी टू स्पीक। सेलर की ड्यूटी है कि वो बताए। अगर वो साइलेंट रहेगा, तो वो फ्रॉड के ज़मरे में आएगा। ठीक है? तो ये बेसिक सी इसमें सिचुएशन हमने डिस्कस की और सेम इज़ द केस विद साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। इस ये पॉइंट और पिछले वाले पॉइंट में फ़र्क इस तरह से है कि अब यहाँ पे मुझसे ब्रदर अगर ये कह दे कि क्या ये घर कोई मॉर्टगेज तो नहीं है, आपका अपना है ना? और ये उसने सवाल मुझसे पूछ लिया एंड स्टिल आई एम साइलेंट और मुझे पता है कि घर मॉर्टगेज है
और बदर ने मेरे साइलेंस की बेसिस में उसने समझा कि ये जो घर है ये तो उसका अपना है, यानी कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसने फिर घर परचेज कर लिया। तो ये भी एक फ्रॉड का केस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सिचुएशन थी फ्रॉड से रिलेटेड, जो मैक्सिमम डिस्कशन थी, जो पॉइंट्स हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन है वो बताता है। और ये भी जो इसका फैक्ट भी है कि अवॉइडेबल होता है ऑन द पार्ट ऑफ अग्रीड पार्टी, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको फिर अगर वो ये साबित कर दे कि जो है उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो कोर्ट उसे ये ऑप्शन देती है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, चाहे तो उसको खत्म कर दे, कैंसिल कर दे। ठीक है, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी एग्रीड पार्टी भी आता है। एग्रीड पार्टी मतलब ये जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को उस फ्रॉड की बेसिस पे सेट असाइड करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो उसको साबित करना होगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ। और अगर प्रूफ कर देती है तो कोर्ट उसको ऑप्शन देती है, वॉइडेबल का ऑप्शन देती है, मतलब कि आप चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें, चाहें तो आप उसको वॉइड करा देते हैं, उसको खत्म कर दें। तो ये मैक्सिमम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो उसके सेक्शन में पॉइंट्स डिस्कस हुए, हमने यहाँ पे बात की। इनमें कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। जी मैम, क्लियर है। ठीक है, इसको आप सुने जी जी अभी क्लियर। अभी तसल्ली से, अभी इसको अभी भी सुन लें, इसको बाद में जो हमारी रिकॉर्डिंग है आपसे शेयर करती हूँ उसको भी सुने। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आ रही हो, देखो हमारा इसका बेसिक पर्पस जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। समटाइम्स अगर मुझसे कोई चीज़ स्किप होती है या आप उसको बाद में गो थ्रू करेंगे और आपको समझ में नहीं आती, तो यू कैन ऑलवेज आस्क और आप पूछ सकते हैं हमेशा। लेकिन ये बाप के एंड पे है ना, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी कि मैंने तो इसको डिस्कस किया मैक्सिमम मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में ना आ रही हो, या कोई कन्फ्यूजन हो, या कोई ऐसी एग्जाम्पल जो आप देखें बुक में या कहीं पर भी नोट्स में, तो आपने मुझसे फिर मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना, तो फिर मैं उस पर वर्किंग करूंगी कि जी ये जी इसका जी, क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल बिल्कुल। चीज़ें जो आपकी आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लेते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या, इसमें और फ्रॉड में फ़र्क ये है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई इंटेंशन नहीं होती, यानी कि मेरी इंटेंशन नहीं थी अगले बंदे को डिसीव करने की या धोखा देने की, लेकिन वो हो जाता है, मतलब इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई ऐसी ब्रीच हो जाती है। अब वो कैसे होती है देख लेते हैं। सेक्शन 18 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो मिसरिप्रेजेंटेशन के केस को कवर करता है। इसमें और उसमें सिर्फ इंटेंशन का फ़र्क है, फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में सिर्फ इंटेंशन का फ़र्क है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 18 आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये बताता है कि इट इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड इंड्यूसिंग मिस्टेक। ये 3 सिनेरियोज हैं जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन में हम आगे एसेंशियल्स के तौर पे इनको डिस्कस कर लेते हैं कि पॉजिटिव असर्शन क्या होती है, आगे ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होती है। पॉजिटिव असर्शन ये होती है कि आप कोई बात कह दें लेकिन आपको खुद भी नहीं पता कि वो सही है या नहीं, यानी कि मैं उसे कह दूं कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे इसने एग्जांपल दी है, वीट की एग्जांपल दी है, मैं उसे बता दूं कि ये जो मेरा खेत है इसमें से 4,000 किलोग्राम जो है वो वीट पर एकड़ प्रोड्यूस होती है, लेकिन मुझे नहीं पता इस बात का कि ऐसा हकीकत में नहीं है, वो तो 1,000 जो है वो किलो प्रोड्यूस करता है। और लेकिन मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैंने बगैर कंफर्म किए, बगैर उसको वेरीफाई किए, मैंने एक स्टेटमेंट कोट कर दी और मेरी स्टेटमेंट के बेसिस पे अगली पार्टी ने उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन कर लिया, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है। पॉजिटिव असर्शन, कोई ऐसी क्लियर स्टेटमेंट, कोई मैंने एब्सोल्यूट क्लियर स्टेटमेंट दे दी, कोई ऐसे फैक्ट की जिसका मुझे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का मुझे भी नहीं पता था, कोई हकीकत मुझे की बिल्कुल पता नहीं थी, और मैंने वो बात कह दी, मेरे बात कहने पे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी दूसरी पार्टी, इसका मतलब है कि मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन कमिट की है। फिर देखो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आप कोई मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी है फॉर एग्जांपल, और आपने अगले बंदे को कम्युनिकेट नहीं किया। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे उसकी वजह से, आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, आपकी इन्फॉर्मेशन को टाइमली ना बताने की वजह से अगले पार्टी ने लॉस सफ़र किया। अब वो कैसे हो सकता है? देखो जैसे 2 पार्टीज़ हैं, 2 पार्टीज़ में जो है उस ए ने बी को बताया कि जो मंथली सेल है मेरी बिज़नेस की वो ₹50,000 है, और ये अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, लेकिन उसने उसको ये चीज़ बताई। अब सेल जो है वो डिक्रीज़ हो गई। उस वक़्त तो हो सकता है ₹50,000 हो, लेकिन बाद में डिक्रीज़ हो गई। अब उसे ये बताना चाहिए था अगले पार्टी को, क्योंकि अगर उसको शायद वो अगर ये चीज़ इंटीमेट होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना करता। अब बाद में ये हुआ कि जब सेल डिक्रीज़ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और सेल डिक्रीज़ हुई भी है, उसको इस चीज़ का नहीं पता, तो उसके नज़दीक ये चीज़ मिसरिप्रेजेंटेशन है कि उसने तो कुछ और सोच के जो है वो, अब इसमें गलती दूसरी पार्टी की भी नहीं है जिसने ₹50,000 का कहा कि पहले सेल जो है ₹50,000 थी, बाद में कम हो के 25,000 हो गई, ये चीज़ उसके कंट्रोल में भी नहीं है। ना ही उसने उसकी इंटेंशन है कि झूठ बोलने की, ये तो मार्केट कंडीशंस एंड डायनामिक्स पे डिपेंड कर रहा होता है ना कि क्या सिनेरियो होता है। लेकिन स्टिल जो कमी हुई उसको अगले बंदे को इंटीमेट करना चाहिए था। हो सकता है कि वो इंडिया इंटीमेशन सुन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करता।
और इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो भी जाता है, तो उसके बाद भी ये चीज़ उसकी वैसे फिर तो उसकी ज़िम्मेदारी उस दूसरी पार्टी की हो जाती है, लेकिन बिफोर साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये बतानी चाहिए कम्युनिकेट करनी चाहिए थी। तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है कि अपनी ड्यूटी को उसने पूरा नहीं किया। ये उसकी ड्यूटी थी कि जैसे उसने उसको ये बताया कि मंथली सेल जो है ₹50,000 है, अगर कम हो गई है तो उसे वो भी उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था बिकॉज़ द अदर पार्टी वाज़ इंटेंडिंग टू एंटर इंटो अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पार्टी। तो ये बात तो है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये वाला पॉइंट ये कहता है कि मिस्टेक ये दोनों अब देखो ये जो पार्ट है कि मिस्टेक इंड्यूसिंग मिस्टेक यानी कि आपको ये रिलेट करता है कि जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या कॉन्ट्रैक्ट के जो फैक्ट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में अगर प्रॉब्लम है ये पॉइंट ये आपको बताता है कि जो दोनों पार्टीज हैं उनको अंडरस्टैंड करना है कि जो सारे के सारे फैक्ट्स हैं जो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी की ट्रांजैक्शन करें तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप डिसाइड करें वो हर पार्टी क्लियरली अंडरस्टैंड करे उसमें कोई वेगनेस या एम्बिग्विटी ना हो। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंड्यूस करती है कि वो और जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि फैक्ट कोई स्किप हो जाता है या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस हो जाता है और वो गलती से वो उसको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लेते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट है या उसमें कोई जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। दो पार्टीज हैं फॉर एग्जाम्पल ए और बी उसमें जो ए है एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को ये बता रही है कि जो उसका मोटरसाइकिल है वो इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स लेकिन उसमें इन बिल्ड डिफेक्ट है। अब जरूरी नहीं है कि उसको भी बताओ लेकिन अगर लेट्स सपोज वो बाय कर देता है तो वो इन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आएगी कि उसको इन दोनों पार्टीज में से दोनों पार्टीज को ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो भी वो ट्रांजैक्शन करने चाह रहे हैं जो भी वो सब्जेक्ट मैटर है जिसका लेन देन वो कर रहे हैं तो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। दोनों पार्टीज की जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द फैक्ट्स वो क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं है जो पार्टी है जिसने उसको बताया कि मेरे मोटरसाइकिल में कोई डिफेक्ट नहीं है उसको लेकिन उसने उसको चेक नहीं किया प्रॉपर जो उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था या जो उसको कंफर्म नहीं किया वेरीफाई नहीं किया और उसको अगले बंदे को उसने पकड़ा दिया और बाद में उसमें इनबिल्ट डिफेक्ट निकल आया। तो बेशक उसकी वो इंटेंशन नहीं थी लेकिन मिसकम्युनिकेशन तो है ना। तो इसलिए इसको भी मिसरिप्रेजेंट इसको फ्रॉड नहीं कहा जा सकता बिकॉज अगली पार्टी की इंटेंशन नहीं थी लेकिन ये केस मिसरिप्रेजेंटेशन का हो सकता है उस पर फाइल हो सकता है। तो ये इसका बेसिक सा फर्क है कि इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लीड्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये इसका सिंपल से दो पॉइंट्स हैं इसके कि पॉजिटिव एजर्शन उसमें वो करता है विदाउट कंफर्मिंग। उसके अलावा दूसरी बात अब मैंने आपको बताई ब्रीच ऑफ ड्यूटी वो होती है और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इंड्यूसिंग मिस्टेक। ऐसी आप अब देखो मेरी मिस स्टेटमेंट की वजह से अगले बंदे ने जो है उसको उससे मिस्टेक कंडक्ट हुई या मेरी तरफ से भी हो सकती है मिस्टेक हो सकती है कि मुझे नहीं चीज़ों का पता था। ये मिस्टेक का वाला पॉइंट अगले में इसको मैं रिलेट करूंगी तो आपको क्लैरिटी होगी कि मिस्टेक के बारे में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैम जी एक चीज क्लियर करेगा ये कुछ इसके जो बने हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं यानी एसेंशियल्स बने हुए हैं जी जैसे जी मिस रिप्रेजेंटेशंस के हैं। हम्म मैम इनमें कुछ मतलब जो एग्जांपल दी हुई है जैसे मोटर बाइक की होगी किसी जमीन की होगी मैम ये सिर्फ एक खास मतलब नुक्ता नजर पे बनाए गए हैं यानी किसी एक चीज के लिए बनाए गए हैं या सब जगहों पर ये अप्लाई हो सकते हैं। सब जगहों पर अप्लाई हो मतलब अब सकते जैसे हैं। बाइक क्योंकि ये ऐसा ये तो तो नहीं है मैम एग्जाम्पल कि इसलिए सिर्फ इससे दी ये है एक ना कि ये समझाने के लिए है। आप कोई एक सिचुएशन लेके आए हैं उस पर जी ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। क्योंकि मैम ये कुछ ऐसी चीजें मतलब कि मैच भी कर रही हैं ना या एसेंशियल्स जो कुछ मैच भी कर रहे हैं हाँ हाँ तो बिल्कुल मैंने ये बिल्कुल एग्जांपल्स थोड़ी बिल्कुल सटल डिफरेंस है इन चीज़ों में। अब ये अब आप देखते हैं कि इसमें देखिए सिर्फ एक इस पॉइंट में और पिछले वाले पॉइंट में इंटेंशन का फर्क है बेसिकली अगर देखा जाए तो जी छोटे छोटे जी जी डिफरेंसेस हैं मैम बिल्कुल। ये जो ये देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना ये आपका एक स्टैट्यूट बना हुआ है। आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में हो रहे हैं जिस भी नेचर के हो रहे हैं अगर वो एम्बेड में फॉल करते हैं कोई इलीगल और अनलॉफुल चीज़ नहीं है तो उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल है। आप मिसरिप्रेजेंटेशन को बुनियाद बना के केस फाइल कर सकते हैं। आप ये तो एग्जांपल्स इसलिए दी हुई है कि दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। मोटरसाइकिल की एग्जांपल ले लो कार की एग्जांपल ले लो जो बार बार हम देते हैं ये इजी टू अंडरस्टैंड है लेकिन ये एप्लीकेबल हर सिचुएशन पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है उस पर हो सकती है। तो ये ओके मतलब मैम ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही केस होंगे तो उस पर ये एग्जांपल्स फिट होंगी। यहाँ पे जो ठीक है एग्जांपल्स कोड किए हैं इनका पर्पस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की जो है वो कम्युनिकेट करना है प्रॉपरली कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए क्योंकि ये बहुत देखो सिर्फ इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या फ़र्क है बेसिकली। फ्रॉड इंटेंशनल है ये अनइंटेंशनल है। अब आगे आप मिस्टेक देखेंगे तो फिर आपको और इसमें थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम हो। देखें मिस्टेक को देख जी लेते हैं। मिस्टेक क्या चीज़ है? इनकरेक्ट बिलीफ अबाउट समथिंग। अब देखो कितनी ये रिलेटेड चीज़ें हैं कि एक चीज़ है जिसका मुझे नहीं पता और मैं उसके बारे में मतलब बेसिक जो मिस्टेक का पर्पस है वो है इनकरेक्ट बिलीफ अबाउट समथिंग।
अब मिस्टेक की वजह से ही कोई पार्टी फ्रॉड में भी जा सकती है, और मिस्टेक की वजह से वैसे नॉर्मली मिसरिप्रेजेंटेशन का केस हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि मुझे पता नहीं है, एक एक चीज़ के बारे में मेरा इनकरेक्ट बिलीफ है, मिस्टेक है ऑन माय पार्ट, एंड मैं उसको अगली पार्टी को वो गलत ही चीज़ कम्युनिकेट कर देती हूँ और मुझे पता भी नहीं है उसका, कि इनकरेक्ट बिलीफ है मेरा उसके बारे में। तो इसका मतलब है कि मेरी मिस्टेक की वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन, 2 मतलब मेरे पास आर्गुमेंट आ गए अगली पार्टी के पास, कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है और मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से कह दिया, तो मेरे मिस्टेक के चार्जेस भी लग सकते हैं। तो ये बिल्कुल मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये हो सकता है मिसरिप्रेजेंटेशन में ये एक चीज़ हो सकती है कि अगली पार्टी को, जैसे हमने डिस्कस किया पीछे, कि उसकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उसने कोई बात बगैर चीज़ को कन्फर्म किए बगैर, फैक्ट को कन्फर्म किए हुए उसने वो बात अगली पार्टी को कर दी, और उसकी बात कहने पे वो अगली पार्टी जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकरेक्ट बिलीफ है, तो ये बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि दूसरी पार्टी को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो ये जो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। मिस्टेक की बेसिस पे मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है, मिस्टेक की बेसिस पे फ्रॉड भी कंडक्ट हो सकता है। तो दे आर मोर लाइक, अब लेकिन इसको अलग से बताने का मकसद ये है कि देखो, ये एक तो ये टाइप्स बताने का पर्पज़ ये है कि जो मिस्टेक है दोनों पार्टीज़ में, दोनों साइड भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है। लेकिन फ्रॉड के केस में एक वक़्त में एक ही पार्टी दूसरी पार्टी के साथ करी होगी ना, जो मिसरिप्रेजेंटेशन भी होगी वो एक वक़्त में एक ही पार्टी दूसरी पार्टी के साथ चल रही होगी। लेकिन मिस्टेक यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है, दोनों पार्टीज़ के केसेस में हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपके साथ ट्रांज़ैक्शन की और मैं आपको हम बार्टर ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं आपको जो राइस सेल कर रही हूँ उसके बदले आप मुझे व्हीट दे रहे हैं, या कोई ऐसी गाड़ी, या और उसके बदले कोई और चीज़ की ट्रांज़ैक्शन हो रही है, तो मैं कुछ और समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मेरे मेरे दिमाग में जो बिलीफ है, या जो है कि मुझे जो गाड़ी मिलेगी वो इस किस्म की होगी, आप समझ रहे हैं कुछ और जब एक्चुअल एग्ज़ीक्यूशन होती है तो वो कोई और चीज़ निकल आती है। तो ये दोनों साइड में मिस्टेक का जो केस है वो दोनों साइड में भी हो सकता है। एक साइड पे भी हो सकता है, एक पार्टी के केस में भी हो सकता है। फिर मिस्टेक ऑफ लॉ भी समटाइम्स होती है, वो भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे बायलैटरल मिस्टेक में देखो, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कितनी एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं, कि अब जो जो सब वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके अगेंस्ट आप लेन-देन कर रहे हैं, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। यूनिलैटरल वन पार्टी के केस में मिस्टेक हो सकती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आपको, व्हीट एंड राइस की भी हो सकती है, या वैसे भी किसी एक प्रोडक्ट की, मोटरसाइकिल की एग्जांपल में भी इसको फिक्स किया जा सकता है, कि मैं कुछ और स्पेसिफिकेशन के साथ समझ रही हूँ, आप मुझे बेच किसी और स्पेसिफिकेशन के साथ रहे हैं। तो ये बेसिकली इसमें सिनेरियो, फिर मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ ये फॉरेन लॉ भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि इफ देयर इज़ अ मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ बाइंडिंग, ये कैसे हो सकती है मिस्टेक ऑफ लॉ? उसकी वजह ये हो सकती है कि मैंने जो या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग अ लॉ, या जो भी सिनेरियो चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता नहीं था लॉ का, लेट्स सपोज़ मुझे नहीं पता था कि ये, अगर मैंने उसको इंटेंशनली मैंने कोई चीज़ उसे ना बताई, जैसे साइलेंस का केस हमने डिस्कस किया, उसने मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी और मैंने उसे नहीं बताई, तो मुझे ये इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि ये भी एक जुर्म है जो मैं कर रही हूँ कमिट, वो एक फ्रॉड का केस बन सकता है मेरे पे। और मैं अगर बाद में कोर्ट में जाके ये कहूँ कि मुझे तो पता नहीं था कि मेरी ये ज़िम्मेदारी थी, मुझे बताना चाहिए था, तो लॉ ये कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ ऑफ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको लॉ का पता नहीं है तो इस आप बच नहीं सकते सज़ा से, तो ये मिस्टेक है। फिर फॉरेन लॉ के केस में है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि फॉरेन लॉज़ के बारे में तो हमें ब ब पता चल सकता है, लेकिन जो अ, ये जो मिस्टेक है, इट्स ट्रीटेड एज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिकॉज़ इसका मतलब ये है कि हमें तो अपना, हमारी तो ज़िम्मेदारी है ना कि हमें अपने कवानीन का, अपने जो मुल्क में लागू हैं या जिनको हमने फ़ॉलो करना है, उसका तो पता हो सकता है। लेकिन आप को हर कंट्री के लॉ को पता हो और अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहा जाता है। 2 तरह की मिस्टेक होती हैं कानून में, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होती है उसका तो आपको रेमेडी मिल सकती है, उस पे तो आप पे थोड़ी-सी नरमी की जा सकती है, लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसमें आपसे कोई नरमी नहीं की जाती सकती। अगर आप कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता था कि ये एक जुर्म है कानून में, कि सेक्शन फलाने के तहत मुझे ये चीज़ कम्युनिकेट करनी चाहिए थी बायर को कि इसमें अगर कोई डिफेक्ट था, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी मेरी ये ड्यूटी है, मुझे बताना चाहिए था, खामोश नहीं रहना चाहिए था। तो कोर्ट मुझे इस चीज़ की कोई, वो मेरी नेग्लिजेंस की या मेरी इग्नोरेंस की वजह से मुझे मेरे पे नरमी नहीं की जाएगी, बल्कि ये पॉइंट बनाया जाएगा कि आपको पता होना चाहिए अपने मुल्क के कानून का। लेकिन अगर किसी फॉरेन लॉ का मुझे नहीं पता और मेरे से कोई ऐसी गलती हो जाती है, या मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फ़ॉर्म कर लेती हूँ गलती से, या लेट्स सपोज़ अगर जो दूसरे किसी मुल्क की साथ में ट्रेड कर रही हूँ और वहाँ वहाँ में वो चीज़ बैन है और मैं वहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ वहाँ पर, तो ये जहाँ पे ये डिस्प्यूट क्रिएट होता है और मुझे नहीं पता उस वहाँ के कानूनीन का, तो इस केस में मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिल सकता है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं
ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर देते हैं और वॉइड बना देते हैं, ये बहुत ही क्लोज और सटल डिफरेंसेस हैं। तो इसको एक दफ़ा ध्यान से दोबारा पढ़ना, इसको देखना ताकि ये इंटरनलाइज हों चीज़ें। अगर फिर भी इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन या समझ में चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे बताइएगा, हम इसको एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलें इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। इसको आपने दोबारा से पढ़ना है क्योंकि इनमें जो फ़र्क है ना वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है। पाकिस्तानी लॉ, फॉरेन लॉ में जो हमने पढ़ी, मैं देखो मैंने एक बार फिर बता दूँ, दो तरह की मिस्टेक होती है। मिस्टेक ऑफ लॉ होती है और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है। जो मिस्टेक लॉ ऑफ लॉ होती है ना, कि आपको किसी मुल्क के अपने किसी कानून का नहीं पता। अब मुझे नहीं पता कि मैं अगर किसी को मार दूंगी तो उसके बदले मुझे फांसी की सजा होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट मुझे ये कि चलो इसको तो पता नहीं था, इसको माफ कर दो। ऐसा नहीं होगा, मुझे सजा मिलेगी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। लेकिन अगर किसी फॉरेन लॉ के बारे में या किसी बाहर के मुल्क में कोई ऐसी चीज़ है जिसका मुझे नहीं पता और मैंने उसके साथ ये ट्रेड मैंने कर ली और जो मेरी गुड्स वहाँ गई तो वो वहाँ पे रोक दी गई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में चला गया और मुझे जो है वो उसकी पेनलाइज अगर किया जाएगा, तो मैं वहाँ पे ये प्ली करूँगी कि मुझे तो वहाँ का नहीं पता था कानून का। तो ये मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है मेरी कि मैं हर मुल्क के कानून को जानूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी रिलीफ़ मिल सकती है। तो ये बेसिक सी बात है। इसलिए मिस्टेक को फिर ये इस लिहाज़ से भी कि हमने पढ़ा, यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये मिस्टेक को मिसरिप्रेज़ेंटेशन से या फ्रॉड से अलग कर देते हैं। हालाँकि मिसरिप्रेज़ेंटेशन भी मिस्टेक के नतीजे में ही हो सकती है। तो लेकिन हमने यहाँ पे इसको अलग-अलग कैटेगरीज़ में सेग्रीगेट करके पढ़ा। मिस्टेक के हवाले से पढ़ा, फिर हमने मिसरिप्रेज़ेंटेशन में हमने 2 बातें देखी कि वो इंटेंशनल नहीं होती, अनइंटेंशनल होती है। और आप उसे जो है या तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में हो सकता है, पॉज़िटिव असर्शन, आपको किसी बात का पता नहीं है, तो आप उसको कह देते हैं, तो ये आपकी कहने की बेसिस पे कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो बाद में साबित होती है चीज़ तो मिसरिप्रेज़ेंटेशन की। क्योंकि देखिए, आप भी तो अपना स्टैंस देंगे ना कोर्ट में जाके कि मुझे नहीं पता था। कैसे आपको, जैसे अगर आपको पता है कि अगले महीने मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दूँगी अपने आप को और अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है ना फ्रॉड की। और लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता थी और मैंने उसको कन्फर्म कर दिया और बाद में जाके मैं भी तो अपने आर्गुमेंट्स कोर्ट में रखूँगी ना। तो ये फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि ये मिस्टेक का केस है, ये जो है ये मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आता है या ये फ्रॉड के केस में आता है। तो ये फिर चीज़ें उस वक़्त डिसाइड होती हैं सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन अभी एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा पर्पस ये था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रोशनी में ये जो 3 4 हमें सेग्रीगेशंस बताई गई हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करें उन पॉइंट्स के हवाले से जो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हाईलाइट करके बताता है। ठीक है? जी मैम, ठीक है। तो इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। ये थोड़ा-सा टेक्निकल है इसलिए क्योंकि बहुत ही मिलती-जुलती चीज़ें हैं। इनको अलग करना और डिफरेंशिएट करना ये ज़रा ज़रूरी है, इसको समझने की ज़रूरत है इसमें। तो इसको देखिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हुई तो मुझे बताइएगा, आई विल डिस्कस इट अगेन। ठीक है? ओके मैम, ओके। चलिए, अपना ख्याल रखें। इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ और बाकी क्लास के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है? ओके, एंड कर रही हूँ मैं क्लास को। अल्लाह हाफ़िज़।